आज मैं आपको चांद का मुंह टेढ़ा के अंतर्गत गजानन माधव मुक्ति बोध की काव्यगत प्रवृत्तियों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। प्रवृत्तियों का मतलब विशेषताएं होती हैं कि गजानन माधव मुक्ति बोध के काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं के कारण गजानंद माधव मुक्तिबोध का काव्य महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के अंतर्गत माना जाता है। तो आदिकाल या वीरगाथा काल में उस समय का साहित्य अलग प्रकार से रचित हुआ है। वो समय और वो परिस्थितियाँ अलग थी। तो उसमें वीरगाथा यानी वीरता का वर्णन ज़्यादा मिलता है। रासो साहित्य इसके अंतर्गत माना जाता है। भक्ति काल में यानी भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं लिखी गई। और रीति काल में यानी राजाओं का शासनकाल था। तो राजाओं अपनी प्रजा से जो चाहते थे, किस प्रकार से यानी इन्होंने काव्य लिखा, वो प्रगतिवाद का काव्य था। इसमें यानी ज़्यादातर यानी श्रृंगारिकता को ज़्यादा महत्व दिया गया था। और रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध तीन प्रकार से रीतिकाल का साहित्य लिखा गया था। और यह एक लंबी परंपरा थी। और यह लंबी परंपरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से लेकर के संवत 1800 तक मानी। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि 1843 यानी 1900 विक्रम संवत से आधुनिक काल प्रारंभ होता है। और आधुनिक काल को हम देखें तो ईस्वी सन में यानी 1843 से इसको मानते हैं। तो इसके अंतर्गत 1843 से 1900 ईस्वी तक का जो काल है, उस काल में यानी भारतेंदु युग, जो कि गद्य के क्षेत्र में बड़ा ही चर्चित युग रहा था। इसके बाद में द्विवेदी युग की हम गणना करते हैं, जो कि गद्य के क्षेत्र में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए यह काल आया था। और उसके बाद में छायावादी काल, यानी छायावादी काल में भी यानी गद्य और पद्य का ज़्यादातर बोलबाला चलता रहा। लेकिन छायावाद में यानी पद्य को ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। और छायावाद के बाद में प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है। इन कविताओं में यानी जो हमारे हिंदी के चर्चित चेहरे सामने आए, उसमें शमशेर बहादुर सक्सेना है, नरेश मेहता है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, भवानी प्रसाद मिश्र है। तो इस प्रकार के रचनाकारों ने यानी जो पहले साहित्य लिखा था, उस साहित्य से एकदम से अलग हट करके यानी समाज को दिशा और प्रेरणा देने वाला इनका साहित्य था। जो चाहे कविता के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो, लेकिन इनका जो साहित्य था, वो साहित्य एक समाज को नई दिशा, नई प्रेरणा प्रदान करता है। तो इसी के संदर्भ में गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य की काव्यगत प्रवृत्तियों को देखेंगे तो गजानन माधव मुक्तिबोध यानी मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। मार्क्सवादी विचारधारा का उन पर गहरा प्रभाव है। और इसी के साथ उन्होंने यानी समाज के जो निम्न तबका है, उन निम्न तबका के प्रति उन्होंने इनको करुणा की दृष्टि से देखा है। और अपने काव्य में मार्क्सवादी है, समाज की जो यथार्थ स्थिति है, उस यथार्थ स्थिति का जो आंकलन किया है। और आंकलन करने के बाद में उनके काव्य में जो विशेषताएं उभर करके आई हैं, तो वो विशेषताएं हमारे समाज को एक नई दिशा प्रदान करने वाली हैं। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको इनकी काव्यगत प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तार सप्तक के प्रकाशन से
आधुनिक हिंदी साहित्य को मुक्तिबोध के रूप में एक प्रखर कवि का परिचय मिला। ये मार्क्सवादी विचारधारा के ओजस्वी साहित्यकार माने जाते हैं। इनकी जागरूक दृष्टि का सही सही परिचय इनके साहित्य से मिल जाता है। नई कविता के क्षेत्र में इनका स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इनके काव्य की अगर पहली विशेषता देखें तो उसमें तीक्ष्ण एवं विशिष्ट व्यक्तिवाद का वर्णन हुआ है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति उनको तीव्र असंतोष है, परंतु न तो वे इस अव्यवस्था को दूर कर पाते हैं और न ही इनके साथ अपना मानसिक सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। फलतः मुक्तिबोध स्वयं को एक गहरे द्वंद्व के चक्र में घिरा हुआ पाते हैं और तब उनका संपूर्ण व्यक्तित्व एक व्यापक अशांति से व्यथित तथा पीड़ित हो उठता है। इस प्रकार के द्वंद्व से ग्रस्त उनका व्यक्तिवादी स्वर अन्य समकालीन प्रयोगवादी स्वरों से न केवल तीव्र है अपितु भयानक सत्य भी प्रखर भी है। अगर इनके काव्य की दूसरी विशेषता को देखा जाए तो उसमें निराशा की वेदना देखने को मिलती है कि उनके काल में, यानी उनका जो काल था उस काल में उनका साहित्य निराशावादी क्यों है, तो इसके बारे में निराशा की तीव्रता भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। मुक्तिबोध का विशिष्ट व्यक्तिवाद उसे एक विचित्र अंतर्द्वंद में डाल देता है, जिस कारण कवि एक ओर तो बाह्य वास्तविकताओं से टक्कर लेता है तो दूसरी ओर अंतर्मन की जटिलताओं से जूझता है। यह युग सत्य तथा आत्म सत्य के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करना चाहता है, परंतु इसमें असफल होने पर उसका अंतर्द्वंद और तीव्र हो जाता है तथा ये तीव्रता उसको एक ऐसी गहन निराशापूर्ण स्थिति में पहुंचा देती है जहां पहुंचकर प्रत्येक वस्तु से निस्सार प्रतीत होती है। तो इस प्रकार उनके काव्य की दूसरी विशेषता निराशा की तीव्रता है। उनके काव्य में निराशाभावी दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। और इसके काव्य की अगली विशेषता है आत्मालोचन। मुक्तिबोध ने अंतर्द्वंद की तीव्रता में आत्मालोचन की प्रवृत्ति दर्शाई है। इस कार्य में उनकी बौद्धिक सूक्ष्म अंतर्दृष्टि सहायक रही है। वे अपने अंतर्द्वंद से मुक्ति पाना चाहते हैं क्योंकि द्वंद्व की तीव्रता से उन्हें अत्यंत त्रासदी भोगनी पड़ती है। इस कारण मुक्तिबोध की कविताओं में इस स्थिति के प्रति पश्चाताप भी प्रकट किया गया है। मार्क्सवादी दर्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गजानन माधव मुक्तिबोध पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव रहा है, तो ये प्रभाव उनके साहित्य में, उनकी रचनाओं में आना स्वाभाविक ही है। मुक्तिबोध ने वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति तीव्र असंतोष व्यक्त किया है। वे इस व्यवस्था को दूर करने के लिए जो चिंतन करते हैं उसकी आधारभूमि मार्क्सवादी विचारधारा है। इसी मार्क्सवादी दर्शन के सहारे कवि युग के अंतर विरोधों की गुत्थियां सुलझाना चाहता है। एक द्वंद्वात्मक स्थिति से उत्पन्न निराशा के अंधकार में भी अपना मार्ग खोजकर उस पर पूर्ण आस्था से बढ़ने की प्रेरणा तथा सहायता कवि को मार्क्सवादी दर्शन से ही मिली है। और इस प्रकार से इसके काव्य की अगली विशेषता है सामाजिक यथार्थ के प्रति आस्था, यानी उनका जो समाज था और वो समाज की स्थिति किस प्रकार से थी, तो इस प्रकार से यथार्थ यानी समाज में जो वास्तविक स्थिति थी उस वास्तविक स्थिति को वे अपनी आंखों से देखते थे और इसके प्रति वे आस्था प्रकट करते थे। मुक्तिबोध में व्यक्ति की संकुचित सीमा को तोड़कर व्यापक सामाजिकता का स्पर्श करने की तड़प दिखाई देती है। मार्क्सवाद के प्रभाव से ये तड़प और बढ़ गई है तथा इसने उन्हें सामाजिक यथार्थ के प्रति जागृत कर दिया है। इस कारण उनके काव्य में सामाजिक यथार्थ के दर्शन अनेक रूप में किए जा सकते हैं। साथ ही नई समाज एवं नूतन भविष्य के प्रति उनका आस्था का स्वर भी व्यक्त हुआ है। अगर इस काव्य की अगली विशेषताएं देखी जाएं तो उसमें पूंजीवाद का विरोध किया गया है, यानी प्रगतिवाद में जितने भी कवि हुए हैं, प्रयोगवाद में कवि हुए हैं, उन लोगों ने यानी पूंजीवाद का विरोध किया है और गरीब किसानों, असहाय मजदूरों आदि का समर्थन किया है। तो ये विचार भी उनकी रचनाओं में, उनकी कविताओं में कूट कूट करके भरे हुए हैं। मार्क्सवाद के प्रभाव पद दलितों और शोषितों के प्रति करुणा ने उनके मन में सहज रूप से पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति आक्रोश उत्पन्न किया है। मुक्तिबोध
पूंजीवाद की कटु आलोचना करते हुए उनके नाश की कामना का आक्रोशपूर्ण स्वर से अनेक स्थलों पर व्यक्त भी करते हैं। गंभीर भावुकता यानी युगीन बौद्धिकता के साथ साथ कवि एक संवेदनशील प्राणी भी है। जनसाधारण के प्रति उनके हृदय में गहरी आत्मीयता भी है। इस कारण मुक्तिबोध के काव्य में भावुकता से युक्त कोमल अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। जैसे एक गांव है, वहाँ नदी है, नदी कुल से दूर दिशा तक खेत बिछे हैं, भूल गलती सहस्र स्वीकार है तथा मृत्यु और कवि शीर्षक कविताओं में भावुकता एवं फैंटेसी की अधिकता देखने को भी मिलती है। अगली विशेषता द्रूहता, अंतर्मुखी द्वंद्व, बौद्धिक प्रवृत्ति, निराशा की तीव्रता आदि के कारण मुक्तिबोध के काव्य में द्रूहता आ गई है। मुक्तिबोध का काव्य कवि की मानसिक उलझनों, युग की जटिलताओं और जन सामान्य के जीवन संघर्ष का काव्य है। अतः इसकी अभिव्यक्ति में एक विशिष्टता है जो काव्य को प्राय द्रूह बना देती है। सत्यान्वेषण, मुक्तिबोध के काव्य की अगर अगली विशेषताएं देखी जाएं तो उसमें सत्यान्वेषण यानी सही बातों का जिक्र किया गया है। उसमें झूठी बातों को मान्यता नहीं दी गई है, बल्कि सत्य तो सत्य ही होता है। इसके बारे में सत्यान्वेषण भी उनके काव्य की एक प्रवृत्ति रही है, एक विशेषता रही है। मुक्तिबोध का सारा काव्य मानवीय व्यक्तित्व के अनवरत अन्वेषणों की विविध आयाम प्रस्तुत करता है। ब्रह्मराष्ट्र कविता को इसका परिणाम माना जा सकता है। जैसे तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात, ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपाछप, खूब करते साहब फिर भी मेल। तो इस प्रकार से उन्होंने सत्य बात कही है। तो इनके काव्य की इस प्रकार से विशेषताएं हैं और संक्षेप के रूप में हम कह सकते हैं कि मुक्तिबोध का काव्य युगबोध के साथ उसकी मानसिक चेतना का परिचय है। उनका काव्य रूपी भव्य प्रसाद विविध तत्वों एवं विशेषताओं से मंडित है। आधुनिक हिंदी कवियों में सामाजिक चेतना तथा सत्याभिव्यक्ति में मुक्तिबोध का अग्रणी स्थान है। तो इस प्रकार से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह और गजानन माधव मुक्तिबोध, जो यानी प्रगतिवाद से लेकर के प्रयोगवाद और नई कविता तक जिन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, वो रचनाएं यानी आधुनिक समाज को, एक नए समाज को एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा प्रदान करती हैं। तो आज इस प्रकार से यानी गजानन माधव मुक्तिबोध की काव्य की कुछ प्रवृत्तियाँ थी, कुछ विशेषताएं थी जो उनके व्यक्तित्व में भी विद्यमान थी और उन्हीं विशेषताओं और अन्य प्रकार की विशेषताओं के आधार पर इनका काव्य हिंदी साहित्य जगत में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। धन्यवाद।